नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने बिहार पीसीएस के संदर्भ में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करना शुरू किया था। हमने पिछले वीडियो में बिहार पीसीएस में पूछे गए प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी प्रश्नों को हल किया और उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसा कि किसी भी परीक्षा को देने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यह मानी जाती है कि हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्नों को एक बार दो बार ज़रूर हल कर लें। इससे हमें पैटर्न का दायरा, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति का अंदाज़ा लग जाता है। तो उसी दृष्टिकोण के मद्देनज़र हम लोग आज के सेगमेंट में मध्यकालीन भारत का इतिहास जो बिहार पीसीएस के अंतर्गत पिछले 20 वर्षों में पूछे गए हैं उन सबको कवर करेंगे। तो हम इस सेगमेंट में पिछले 20 वर्षों में जितने भी मध्यकालीन भारत से प्रश्न पूछे गए हैं बिहार पीसीएस में उसको कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण करवाया। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वाम, कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे देखते हैं। ऐबक ने अपना राज्याभिषेक गोरी के मृत्यु के 3 माह पश्चात अर्थात जून 2006 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी लखनऊ थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लाहौर। व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी मीनार। 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद थी। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। इसकी व्याख्या देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। उसकी एक उपाधि कुरान ख्वां भी थी। ऐबक को दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद अजमेर में है। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी उलुग खां, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। या हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या इसके लिए देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ऑप्शन ए ताजुद्दीन एल्दोज, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन कुबाचा। हमारा सही ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न की व्याख्या, गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोरी के मोहम्मद शाम या मोहम्मद गोरी ने
कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रदान किया। कहाँ का इक्ता प्रदान किया? हांसी का। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गोरी ने उसे क्रमशः कुहराम और सामाना का प्रशासक नियुक्त किया। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधियों के रूप में उत्तरी भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन ए मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी अली मर्दान खान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मोहम्मद गोरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदयपुरी पर कब्जा कर लिया। उसने 1202 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर कब्जा किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए तारीख हिंद से, ऑप्शन बी तबकात नासरी से, ऑप्शन सी ताजुल मासिर से, ऑप्शन डी तारीख ई मुबारक शाही से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर विकल्प बी तबकात नासरी से। इसकी व्याख्या ऊपर देखी जा सकती है। आप अगला प्रश्न, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या ऊपर देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए एवाज को, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद को, ऑप्शन सी अली मर्दान को, ऑप्शन डी मलिक जानी को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी मलिक जानी। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। व्याख्या देखते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बोरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। इसके लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मान बताया। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा।
अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी नुसरत खां, ऑप्शन सी अल्प खां, ऑप्शन डी उलुग खां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जफर खां। तो इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। उस जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस नहीं गए। अगला प्रश्न देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी राणा रतन सिंह। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतः इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रताप रुद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर, ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रामचंद्र देव। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आयत भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली में नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुहम्मद तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, जो राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें थी तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर से हुआ है। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुई। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराब प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उल-मैबर की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? ऑप्शन ए एक दानशाला, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी खैराती अस्पताल। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की जिसमें वह कुशल हकीम रखे जा सकें। प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोल
करता था। प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उन्हें बेकारी समस्या को हल करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टिपू सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न की व्याख्या, फिरोज को दासों का बड़ा शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा बी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्णराय द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी देवराय द्वितीय। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, फारसी राजा अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन ए लोदी वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। सही उत्तर हो जाएगा सैयद वंश। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या, तैमूर के आक्रमण जो 1398 ईस्वी में हुआ था ने तुगलक शासन को कमज़ोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर का द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार करने एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया जिसका नाम फरंग सिकंदरी रखा गया। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना हुई। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी हरिहर बुक्का, ऑप्शन डी वीर नरसिंह राय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हरिहर और बुक्का। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा किया गया था। इस राज्य की राजधानी हम्पी थी जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। अगला, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया। ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय, ऑप्शन सी बुक्का प्रथम, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी हरिहर द्वितीय। प्रश्न की व्याख्या, 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में
सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के राजा देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इस्माइल आदिल खान, ऑप्शन डी गजपति। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कुली कुतुब शाह। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। वारंगल, कोटबिडू आदि किले जीत लिए। इसके पश्चात उन्हें विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाही के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए अधिशेष लगान, ऑप्शन बी भू राजस्व, ऑप्शन सी बंदरगाहों से आमदनी, ऑप्शन डी मुद्रा प्रणाली। सही ऑप्शन बी भू राजस्व। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का एक अच्छा भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था, जिसे शिष्ट जो भूमि कर था नामक कर राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें जो अस्थमन या अथमन कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी बड़ौदा। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हम्पी। इस प्रकार की व्याख्या इस प्रकार है, हम्पी के खंडहर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, दीवान अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन है साहित्य पत्राचार से, ऑप्शन बी विदेश विभाग से, ऑप्शन सी रक्षा विभाग से, ऑप्शन डी वित्त विभाग से, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाए रक्षा विभाग से। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, दीवान आरिज अथवा आरिज ममालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ममालिक का विभाग ही दीवान ने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। अगला प्रश्न, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी सिंधुदुर्ग, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी कोल्हापुर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए रायगढ़। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उसमें छत्री घोषित करते हुए उन्हें राज्य। प्रश्न है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन बी फिरोज शाह, ऑप्शन सी महमूद गवा, ऑप्शन डी आसफ खां, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, दक्कन के अमीर सादात के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में ही बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। जफर खां जो हसन गंगू के नाम से 1347-1358 ईस्वी नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपने नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम हसानाबाद रखा। उसने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण में के हिंदू शासकों को अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा, ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व प्रथा। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उसके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन 1 खराज, 2 खुम्स, 3 उस्र, 4 मुक्तई। उपयुक्त अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 1, 3 और 4।
भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को खराज, उस्र और मुक्तई इंगित करते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 1, 3, 4। व्याख्या है इस प्रकार, खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पादन पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोर दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद तुगलक के काल में ही भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी को सही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन बी ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ऑप्शन डी फिरदौसी संप्रदाय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सोहरावर्दी संप्रदाय। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया जो 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी इस्लाम शाह। ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प सी और विकल्प डी। इस प्रकार इसमें सही विकल्पों में से विकल्प ई सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, ऑप्शन बी मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, ऑप्शन सी टकसाल से संबंधित कानून, ऑप्शन डी कृषि संबंधित कर। सही उत्तर हो विकल्प ए राज्य कानून से। जवाबित राज्य कानून से संबंधित था। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन ए चांदी तांबा, ऑप्शन बी सोना चांदी तांबा, ऑप्शन सी चांदी जस्ता तांबा, ऑप्शन डी सोना जस्ता तांबा। सही उत्तर हो जाएगा ए टंका जो था वो चांदी का था, ससगनी जो था वो चांदी का था और जीतल था वो तांबे का था। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका जीतल का अनुपात 1:48 था। अगला प्रश्न देख, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी से, ऑप्शन बी 13वीं शताब्दी से, ऑप्शन सी 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 12वीं शताब्दी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न देखते हैं, तबकात-ए-नासरी का लेखक कौन था? ऑप्शन ए शेख जमालुद्दीन, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी मिन्हाज-सिराज, ऑप्शन डी जियाउद्दीन बरनी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी मिन्हाज
उस सिराज। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तबकात नासिरी मिनहाजुल सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी नाम की मुद्रा प्रसारित की और खुतबा पढ़वाया। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन बी, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा। ऑप्शन सी, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन डी, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। सही विकल्प। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में बहुत योगदान दिया। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सकें। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया ना तो सुल्तान से मिले और ना ही इनकार किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। ऑप्शन बी, इसामी। ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी, रस खान। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, मलिक मोहम्मद जायसी। प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम से पद्मावत का हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उसकी घुड़सवार सेना। ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। ऑप्शन सी, तुलगमा प्रथा। ऑप्शन डी, अफगानों की आपसी रंजिश। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, उसकी सैन्य कुशलता। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्ण किया। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभवशून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी सावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता रुकता था, बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन ए, फारसी। ऑप्शन बी, अरबी। ऑप्शन सी, तुर्की। ऑप्शन डी, उर्दू। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक-ए-बाबरी कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी से प्राप्त था। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए, 1532। ऑप्शन बी, 1531। ऑप्शन सी, 1533। ऑप्शन डी, 1536। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1532। हुमायूं ने 1532 में चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था। व्याख्या देखते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाहपति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए, शाह बेगम ने। ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। ऑप्शन सी, मुमताज़ महल बेगम ने। ऑप्शन डी, नूरुन्निसा बेगम ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं।
हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली या दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गुलबदन बेगम। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है, बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण होगा उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूंनामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। ऑप्शन बी देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। ऑप्शन सी सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। ऑप्शन डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, 1539। देवरा का युद्ध कहीं कहीं 1531, कहीं कहीं 1532 मिलता है, 1532 में। कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 में। इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के हुमायूं युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज और बेलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी शेर शाह सूरी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। अगला प्रश्न देखते हैं, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी मनेर, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी पावापुरी। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए सीता सासाराम। व्याख्या देखते हैं, शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। कालिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेर शाह की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी हकीम खान, ऑप्शन डी शक्ति सिंह। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हकीम खां। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 17 महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं अशफाक खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ अपने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। निम्नलिखित में से किस मुगल मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अकबर। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है,
अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। अतः अकबर की लोकप्रियता के कारणों में उपरोक्त चारों बिंदुओं को सम्मिलित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? ऑप्शन ए 1590 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1575 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1572 ईस्वी में। सही विकल्प सी 1576 ईस्वी में। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। 1572 ईस्वी में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खान गद्दी पर बैठा। दाऊद खान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया। मुनीम खां ने दाऊद को एक पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडर में मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी हुमायूं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अकबर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में था। प्रश्न है, आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी ख्वाजा निजामुद्दीन, ऑप्शन डी अबुल फजल। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अबुल फजल। इस पर की व्याख्या देखते हैं। आईन अकबरी अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यह अकबरनामा के नाम के 3 भागों में से तीसरा भाग है। इसमें अकबरकालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नूरजहां। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पितरादुरा संगमरमर में सोने तथा कीमती पत्थरों की जड़ावत शैली का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीनकारी या पिटाडुरा निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन बी मीनारों में टेढ़ा दीवार बनाना, ऑप्शन सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, ऑप्शन डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प ए। इस प्रश्न के लिए उपयुक्त व्याख्या देखी जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। ऑप्शन ए धार्मिक कर, ऑप्शन बी लगान निर्धारण का तरीका, ऑप्शन सी धन कर, ऑप्शन डी संपत्ति कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लगान निर्धारण का तरीका। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई। नस्क ए मुक्ताई अथवा कनकूद, ऑप्शन और दूसरा क्या था नकदी अथवा जब्ती, तथा तीसरा था गल्ला बख्शी या बटाई। बटाई 3 प्रकार की होती थी, खेत बटाई, लंग बटाई और रास बटाई। प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हुमायूं। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना एनसीईआरटी के अनुसार निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स राइन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था।
जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अब्दुल समद, ऑप्शन बी मंसूर, ऑप्शन सी मीर सैयद अली, ऑप्शन डी अबुल हसन। दास्तान ए अमीर हमजा, यह प्रश्न विवादित है क्योंकि इसमें लगभग 50 चित्रकारों ने भाग लिया था। इसकी व्याख्या देखते हैं, इस प्रकार है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूं और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों से तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच गुणे 20 इंच आकार वाले असमान रूप से चौड़े चौड़े पोर्टफोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहांनामा, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इस प्रश्न किस सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी अकबर। व्याख्या देखते हैं। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला, व्यक्ति विशेष का चित्रण। दूसरा, दृश्य में आग लगने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में दिखाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दशवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अकबर। इस प्रश्न की व्याख्या, दशवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। दशवंत जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबरकालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आने अकबरी में गिनाए हैं। दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद मिस्किन, फारूक कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंच गई? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए जहांगीर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शीर्ष पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बहुत कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजो के जहांगीरी के मुख पृष्ठ लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी शेर शाह, ऑप्शन डी अकबर। उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अकबर। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व प्रणाली वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ऑप्शन ए मनुची, ऑप्शन बी टवर्नियर, विलियम फिच, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी विलियम फिच। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विलियम फिच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। प्रश्न देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ऑप्शन ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, ऑप्शन बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, ऑप्शन सिकंदर
सुल्तान सिकंदर, ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुल्तान जैनुल आबदीन। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया, श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जहांगीर। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद पढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने बहुत पड़ते थे। सी अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ऑप्शन ए काबुल, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी कुंदूज, ऑप्शन डी गजनी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी कंधार। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कंधार ईरान राज्य के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित करना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथ में रखने पर निर्भर करता था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। ऑप्शन अकबर, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी शाहजहां। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ऑप्शन ए बी ए स्मिथ, ऑप्शन बी जे एन सरकार, ऑप्शन सी ए एल श्रीवास्तव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी ए एल श्रीवास्तव। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जी सरकार और बी एस में शाहजहां के काल को स्वर्णयुग मानने के पक्ष में नहीं है। ए आर शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, ऑप्शन डी जजिया। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी दारुल इस्लाम। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदारदारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी तेग बहादुर, ऑप्शन सी हरगोविंद, ऑप्शन डी गोविंद सिंह। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। ए सेना अधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी लोक आचरण अधिकारी। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुर रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं।
मुगल प्रशासन में मदद ए माल से इंगित करता है? ऑप्शन ए चुंगी कर को, ऑप्शन बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को, ऑप्शन सी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को, ऑप्शन डी बुवाई कर को। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से है। व्याख्या देखते हैं। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद म्यास कहा जाता था। इसे सयूर गाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरण नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम प्रथम, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी जहांदार शाह। सही उत्तर हो जाएगा बी मोहम्मद शाह। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राम मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये, कई हज़ार असरफियाँ, 1 करोड़ रुपए का सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहिनूर तथा तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, भी ईरान ले गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ऑप्शन ए आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शाह आलम द्वितीय। व्याख्या देखते हैं। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1800 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 ईस्वी तक खाली रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से ही वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण 1 उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। 2 क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। 3 प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। 4 युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसमें 3, 4 सही उत्तर है। देखते हैं आगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 3 और 4। व्याख्या देखते हैं। बाबर के आगमन के पूर्व भारत में गन पाउडर मौजूद था। उसके आगमन के पूर्व भी मेहराब और गुंबद विद्यमान थे। अतः प्रश्न में दिए गए विकल्प 1 और 2 असत्य हैं, जबकि विकल्प 3 और 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी कैम्बे, ऑप्शन सी बरोज, ऑप्शन डी कालीकट। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सूरत। व्याख्या देखते हैं। सूरत को मुगल काल में बाब अल मक्का या बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि यह हज के लिए यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए प्रस्थान बिंदु था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवराज की शुरुआत की? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी बलबन। बलबन में ईरानी त्यौहार नवरोज आरंभ किया था। इसने कई ईरानी परंपराएं जैसे सिजदा, जो भूमि पर लेटकर अभिवादन किया जाता था, एवं पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमना प्रारंभ करवाया। इसने इल्तुतमिश के समय गठित 40 तुर्की सरदारों की गुट तुर्कान चहलगनी को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फुतुहात आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए हरिद्वार द्वारा, ऑप्शन बी भीमसेन द्वारा, ऑप्शन सी ईश्वरदास नागर द्वारा, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ईश्वरदास नागर द्वारा। व्याख्या देखते हैं। ईश्वरदास नागर फुतुहात आलमगीरी, तुजु के बाबर जो तुर्की भाषा की आत्मकथा है, जहांगीर तुजु के जहांगीर की आत्मकथा है, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? ऑप्शन ए
बहादुर शाह, ऑप्शन बी शेर खां, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शेर खां। इसके प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। बंगाल अभियान के दौरान शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो बिहार हुमायूं को सौंप देगा और साथ में 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी देगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना की थी? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी बुक्का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कृष्णदेवराय। इस प्रश्न की व्याख्या इस प्रकार है। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसे आंध्र भोज की उपाधि से भी जाना जाता है। इन्होंने नागलपुर नामक नगर का तथा विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए गांव के सरपंच के लिए, ऑप्शन बी राजस्व अधिकारी के लिए, ऑप्शन सी गांव के लेखाकार के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए गांव के सरपंच के लिए। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य भी करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीयता माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी अब्दुल हामिद लाहौरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न किस विकल्प बी निजामुद्दीन अहमद। व्याख्या देखते हैं। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक तथा अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह नामक रचना की थी। इसी के साथ हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो बिहार पीसीएस के अंतर्गत विगत वर्षों में पूछा गया था, सेगमेंट समाप्त होता है। आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास का खंड बीपीएससी के अंतर्गत शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।